morning, dear students. It's Manisha Kumari, PGT Biology from PM Shri Kendriya Vidyalaya, Gopalpur Military Station. Today we will discuss about class 11th biology chapter, that is cell cycle and cell division. So let's see. So we know that cell is the basic unit of the fundamental unit of life. And what is the meaning of cycle? Cycle means repeating the same events after an interval of time. So cell cycle also consists of a few things, a few events which are repeated after a particular interval of time, and one of these events is cell division. That's why we will discuss about the cell division in this chapter, related to this topic, cell cycle. In cell cycle, we will discuss about the whole cell cycle, which consists of cell division also. And in cell division, we will discuss about the two types of cell division. One is mitosis and second one is meiosis. So let us start with this. First, we will start with the cell cycle. तो अगर ये चैप्टर हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट थिंग सब बच्चों के माइंड में, सबके माइंड में एक चीज आती है कि व्हाई डज द सेल डिवाइड, कि सेल्स जो भी है हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये सेल डिवाइड क्यों करती हैं, ये रिक्वायरमेंट क्यों है सेल्स को डिवाइड करने की, व्हाई डज our body is utilizing so much energy in the division of the cells. So first thing, as we can see, we start our life, all the human beings start their life with a single cell, and that single cell is known as zygote. सबको पता है कि स्पर्म और एग के फ्यूजन से एक सिंगल सेल फॉर्म होती है, उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट. उस जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो से बेबी डेवलप होता है, मदर वोम में फीटस डेवलप होता है, उसके बाद उसका बर्थ होता है, यंग वन बनता है, उसके बाद हम ग्रो होते जाते हैं और मैच्योर होते जाते हैं. तो इट मीन्स जो इंडिविजुअल, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, ये जो ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में, that is one due to the growth in the cell size and second one is due to the cell division. So first thing, cell division is important for the growth of organisms. Second important thing is that, have you heard about the unicellular organisms? Unicellular organisms के बारे में सबने सुना होगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया भी है, दोज ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. ठीक है, कितनी सेल से बने होते हैं? एक सिंगल सेल से उनकी बॉडी बनी हुई होती है और वही सेल उनकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन जो है, दैट आल्सो लीड टू द रिप्रोडक्शन, कि वहां पे जो सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल डिवाइड कर रही है, उसकी वजह से वो एक्चुअली सेल का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, वहां सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज आल्सो ए वे ऑफ रिप्रोडक्शन. और अगर हम बेसिकली रिप्रोडक्शन होता ही क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस. तो जैसे सेल्स डिवाइड करती है, हम इसको भी सेल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं. तो here we can see that the mechanism of division and multiplication of cells together constitute the cell reproduction. मतलब जितनी भी हमारी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, मल्टीप्लाई कर रही है, अपना नंबर इंक्रीज कर रही है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सेल रिप्रोडक्शन बोलेंगे. ओके, तो ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ के लिए, सेल में डिवीजन होता है ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स में गैमीट फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन होता है. और सेल डिवीजन क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब हमें चोट लगती है, कहीं पे भी इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, कुछ टाइम के बाद रिपेयर होकर स्किन नॉर्मल हो जाती है. तो कोई भी इंजर्ड साइट है, वहां पे सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी सेल्स डिवाइड करती है. तो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो अगर हमारी बॉडी में सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमें इंजर्ड साइट पे हमेशा इंजरी ऐसे रहेगी. इसके अलावा हमारी बॉडी में सेल्स आर नॉट इमोर्टल,
सेल्स की एक फिक्स लाइफ है, उसके बाद सेल्स की डेथ हो जाती है। तो जो डेड सेल्स है उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी न्यू सेल्स फॉर्म होती है और सेल्स डिवाइड करती हैं। ओके, तो लेट्स सी, अब हम बात करते हैं कि जब भी सेल डिवीजन होगा, सेल साइकिल जो है उस सेल साइकिल में कुछ स्टेप्स कॉमन होते हैं। इस सेल साइकिल में जब सेल डिवीजन के लिए रेडी होती है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है और उस न्यूक्लियर डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। व्हाट वी कॉल दैट न्यूक्लियर डिवीजन? That nuclear division is known as karyokinesis. Okay? That nuclear division सेल के अंदर सबसे पहले क्या करती है, सेल जो आपकी होती है, that slide is low side somewhere. I will discuss that thing here. Cell cycle में if few things are common, what are those things? Those things are number one thing, the cell grow in size. सेल्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ओके, सेल ग्रोथ होने के बाद न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा और जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद थर्ड थिंग साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले एक सेल है, वो सेल से दूसरी सेल बनेगी, न्यू सेल बनेगी। तो दैट सेल ग्रो इन साइज एंड न्यूक्लियस स्टार्ट्स इट्स डिवीजन। उसके बाद न्यूक्लियस पूरा सेपरेट होगा और एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, दो सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल ग्रो हो रही है, दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, ये दोनों के साइटोप्लाज्म डिवाइड होके सेपरेट हो जा रहे हैं। तो जो भी हम सेल साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, सेल साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स में ये चीजें ही होंगी कि एक पर्टिकुलर सेल से दो सेल कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं, अगर इस सेल साइकिल को हम डिस्कस करते हैं तो सेल साइकिल में देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के डिवीजन को, सेल के डिवीजन को दिखाया गया है कि सेल कैसे डिवाइड करती है। तो अब हम एक सेल साइकिल, पर्टिकुलरली एक सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की एक सेल की बात करें, अबाउट ए सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स में एक सेल की जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 24 आवर्स ड्यूरेशन होती है। मतलब एक कंप्लीट सेल साइकिल जो जिसमें सेल ग्रो करेगी, सेल रेडी होगी डिवीजन के लिए, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और एक पूरी सेल से दो सेल बन जाएंगी। उसके लिए कंप्लीट ड्यूरेशन कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 24 आवर्स। अब ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन बींग्स की सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है, बट वी हैव लैक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हर किसी का सेल डिवीजन का जो टाइम पीरियड होता है, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, दैट वेरीज। Like in yeast, it's only 90 minutes. So it varies in different organisms. Okay. Now in these 24 hours, a complete cell divide and form the two cells. So we will discuss about this complete process here. So let's see. अब हम बात करते हैं प्रॉपर सेल साइकिल की। तो अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में, इन द सेल साइकिल, दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। आपने देखा डायग्राम में क्या बनाई हुई थी, एक साइकिल बनाई हुई थी और इस साइकिल में अगर हम फेजेस देखते हैं तो ये फेजेस कितने होते हैं बेटा, 2 फेजेस होते हैं। सेल साइकिल में टोटल कितने फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं। व्हाट आर दीज 2 फेजेस? ये 2 फेजेस में वन फेज इज नोन एज इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज नोन एज एम फेज। अगर यहाँ पे कंप्लीट सेल साइकिल में देखते हैं तो कंप्लीट सेल साइकिल में
दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस और दूसरा क्या होता है बेटा, एम फेज। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इंटरफेस और एम फेज की, तो सेल में जो 95% सेल अपना टाइम स्पेंड करती है, कितना परसेंट, 95%। इट मींस फ्रॉम हियर टू हियर, इतना जो टाइम हो गया, इतना जो फेज हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एम फेज। व्हाट वी कॉल इट, we call it interface, not end phase। तो 95% सेल अपने इंटरफेस में रहती है और 5% जो टाइम होता है that is cell spends in end phase। तो ये आपके दो फेजेस हो गए, एक हो गया इंटरफेस और दूसरा हो गया एंड फेज। अब जो इंटरफेस होगा इसमें सेल अपना 95% टाइम स्पेंड करती है और इसमें अपना 5% टाइम। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की सिंगल सेल की बात करते हैं तो 24 आवर्स में सेल 23 आवर्स इंटरफेस में होती है और 1 आवर क्या होती है, एंड फेज में होती है। ठीक है, अब देखो ये जो इंटरफेस है इसको हम सेल का बोलते हैं रेस्टिंग फेज। हम बोलते हैं कि सेल यहाँ पे रेस्ट कर रही होती है और एम फेज में एक्चुअली न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, डिवीजन होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इस एम फेज को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। ओके ओके, नो डाउट इन एम फेज डिवीजन ऑफ द सेल टेक प्लेस, बट इन इंटरफेज हमें देखने में लगता है कि सेल के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, सेल रेस्ट कर रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू। इंटरफेस के टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, क्योंकि जो डिवीजन होगा, देखो हम ऑलवेज, आप एग्जाम देते हैं तो कितने टाइम के लिए देते हैं, सिर्फ 3 आवर्स के लिए देते हैं, बट प्रिपरेशन टेक्स टाइम। प्रिपरेशन को आपको पूरा सेशन आप प्रिपेयर करते हैं, देन ओनली यू आर एबल टू अपीयर फॉर एग्जाम फॉर दोज 3 आवर्स। तो यहाँ पे भी सेम इज अप्लीकेबल फॉर सेल साइकिल ऑल्सो। यहाँ पे भी जो मेजर टाइम लगता है वो किसके लिए लगता है, प्रिपरेशन के लिए लगता है। अब इस इंटरफेस को हम अगर फर्दर देखते हैं तो इस इंटरफेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। ये फेज कौन कौन से हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और इन फेजेस में क्या क्या होता है, इन फेजेस का नेम क्यों रखा गया है, वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा है कि सेल साइकिल में मेनली 2 फेजेस होते हैं, वन इज इंटरफेस एंड सेकंड वन इज एम फेज। इंटरफेस की में सेल मेजरली रहती है, 95% ऑफ ड्यूरेशन सेल अपना इंटरफेस पे स्पेंड करती है, क्योंकि इस टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, और 5% टाइम सेल एम फेज में स्पेंड करती है, मतलब यहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड करती है। तो लेट अस डिस्कस, इसके बारे में हम देखते हैं कि डिफरेंट फेजेस में क्या होता है। तो हियर जैसा हमने डिस्कस किया है कि द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस, एक एम फेज से दूसरे एम फेज के बीच के ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटर, इसीलिए इसको नाम रख दिया गया, इंटरफेज रख दिया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सेल ग्रो करेगी, इसके अलावा डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। पर उस डीएनए का डिवीजन 2 न्यूक्लियस में, वहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा, वो कहाँ पे होगा, जाके एम फेज में होगा। ठीक है, और 95% से ज्यादा टाइम सेल अपना कहाँ पे रहती है, इंटरफेज में रहती है। ओके, अब इंटरफेजेस के हम फेजेस की बात करते हैं, तो इंटरफेजेस के फर्दर 3 फेज है, कौन कौन से बेटा, G1, S एंड G2। तो इंटरफेज के फर्दर 3 फेज है। G1 फेज इज ऑल्सो नोन एज गैप 1 फेज, जो माइटोसिस फेज, एम फेज और डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में, उन दोनों के बीच का फेज है, उसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज। उसके बाद S4 सिंथेटिक फेज, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डिवाइड करता है, और थर्ड फेज इज G2 फेज और गैप 2 फेज। इसके अंदर सेल पूरा डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फेजेस में क्या होता है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं G1 फेज की। फर्स्ट फेज हमारा देखो यहाँ पे एरो करके दिया गया है, which phase is first phase, that is the G1 phase। ओके, तो G1 फेज में हम
देखते हैं इसको बोला जाता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, क्योंकि सेल डिवाइड हुई तो सेल इसके बाद क्या करना शुरू करेगी, अपना साइज इंक्रीज करना शुरू करेगी। तो जीवन फेज में अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जीवन फेजेस में सेल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो जीवन के अंदर सेल अपनी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे सेल का जस्ट डिवीजन हुआ है, डिवीजन के बाद सेल अपना साइज क्या करना शुरू करेगी, ग्रो करना शुरू करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये तो इसमें क्या क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द सेल होगी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगी, सेल के ऑर्गेनेली फंक्शनल होंगे। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मशीनरी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, पर डीएनए रेप्लिकेशन की जो मशीनरी होती है वो यहाँ पे क्या होगी, रेडी होगी। और इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है गैप 1 फेज में। अब गैप 1 फेज में सेल एक पर्टिकुलर साइज और पर्टिकुलर चीजें अटेन करने के बाद कौन से फेज में एंट्री करती है, नेक्स्ट फेज में एंट्री करती है, जिस फेज को हम बोलते हैं एस फेज। और एस फेज में मैंने एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे एक क्रोमेटिड, यहाँ पे एक क्रोमेटिड, और जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो क्रोमेटिड कितनी हो जाएंगी, डुप्लीकेट हो जाएंगी। इट मींस यहाँ पे एस फेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो चीज क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए का रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए का अमाउंट डबल होगा तभी तो डिवीजन में वो अमाउंट आधा होगा। तो दैट्स व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज कंपल्सरी। तो एस फेज के अंदर डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 1 और 2, यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम रह गए, 1 और 2, पर क्रोमेटिड का नंबर इंक्रीज हो गया तो अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। तो वी कैन से दैट कि जब एस फेज होगा, व्हाट आई एम सेइंग, जब एस फेज होगा तो डीएनए का जो कंटेंट होगा दैट डबल्स, डीएनए कंटेंट डबल्स, एम आई राइट, बट ploidy remains same. नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, इट मींस दैट ploidy remains same। ठीक है, एनिमल सेल में एक और चीज डिवाइड करती है, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे न्यूक्लियस में डीएनए डिवाइड करेगा उसी टाइम पे उनके साइटोप्लाज्म में क्या डिवाइड करते हैं, सेंट्रियोल्स डिवाइड करते हैं। और ये सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है जो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, जो सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, स्पिंडल फाइबर यहाँ से अराइज होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट फेज आता है और नेक्स्ट फेज हमारा है G2 फेज। G2 फेज यू कैन सी माइटोटिक फेज से जस्ट पहले होगा। तो यहाँ पे भी डीएनए सिंथेसिस तो हो चुका है, पर प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस फिर से क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो दिस इज सेकंड ग्रोथ फेज एंड यहाँ पे भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू होगी। यहाँ पे भी किसका सिंथेसिस होगा, आरएनए एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा और सेल पूरा रेडी हो जाएगी कहाँ पे एंट्री करने के लिए, माइटोटिक फेज में एंट्री करने के लिए, मतलब डिवीजन के लिए। द सेल गेट्स रेडी। बट भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, इसके बाद सेल हमारी कहाँ पे जाएगी, एम फेज में जाएगी। ठीक है, और एम फेज में डिवीजन होगा। एम फेज में क्या डिवीजन होगा, एम फेज के डिफरेंट फेजेस होते हैं, वो मैं अभी आपको माइटोसिस पढ़ाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, देन आई विल डिस्कस। ठीक है, तो ये हमारा एम फेज में सेल एंट्री करेंगी तब की बात है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ, हमारी कुछ सेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जो जीवन फेज के बाद एक क्विसिकेंट स्टेज में एंट्री कर जाती हैं और इस क्विसिकेंट स्टेज का नाम क्या दिया गया है, जीनोट फेज। क्या दिया गया है, जीनोट। नोट इज जीरो, यहाँ पे आप इसको पढ़ते हैं जीनोट स्टेज। मतलब अगर सेल को एम फेज में एंट्री नहीं करना, सेल को डिवाइड नहीं करना है, तो सेल एक रेस्टिंग स्टेज में, क्विसिकेंट स्टेज में चली जाएगी और उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, जीनोट फेज बोलेंगे। ये फेज ऐसा है जहां पे सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं करती है,
बट यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट में रहेगी। तो द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज, और कहाँ पे एंट्री कर जाती हैं, एक इनएक्टिव स्टेज में एंट्री कर जाती हैं, दैट इज नोन एज G0 स्टेज। और सेल्स चाहे G0 स्टेट में रहेंगी पर वो उस टाइम पे भी मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट में रहती हैं। ओके, कुछ सेल्स हमारी ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे हमारी हार्ट सेल्स होती है। ओके, तो इंटरफेस वी हैव डिस्कस्ड हियर। इंटरफेस में 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2, और कुछ सेल्स हमारी नॉन डिवाइडिंग फेजिंग में एंट्री कर जाती है क्विसेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं G0 स्टेज। अब हमारा डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, सेल का साइज भी बड़ा हो चुका है, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल भी डिवाइड हो चुका है। तो नाउ अ सेल इज रेडी फॉर एंट्री इनटू द एम फेज। तो इन द नेक्स्ट सेशन, इन द पार्ट 2, we will discuss about the M phase, and M phase can be mitosis or meiosis, that we will discuss in the next session. Thank you very much. We'll meet you in the next session.